स्वागत है बच्चों हमारे चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th हिंदी क्वेश्चंस आंसर्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चा करबक। क्या पढ़ेंगे? करबक, जिसके लेखक है बच्चा मलिक मोहम्मद जैसी साहब। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी साहब का क्वेश्चन आंसर करने से पहले मलिक मोहम्मद जैसी साहब के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी साहब जो थे वह एक सूफी संत थे, है ना। बचपन में वह साधु और फकीरों के साथ भटकते हुए, है ना, भिक्षा मांगा करता था। बाद में वह, है ना, किसान बन गया, खेती बाड़ी करने लगा। उसके बाद जब उसके जीवन का शेष अंतिम समय आया तो फकीर बनकर फकीर बनकर वह भिक्षा मांगने लगा था। ठीक है, जैसी साहब का जो है चेचक के कारण बच्चा, है ना, बायां, है ना, आँख और कान खराब हो चुका था, जिसके कारण वो रूपहीन हो चुके थे। ठीक है, लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी साहब जो थे अपने रूप को ज़्यादा वरीयता नहीं दिए, वह अपने गुण से अवगुण को दूर कर दिया। जैसे कि आजकल के छात्र क्या करते हैं, अधिकांश अपना शकल सूरत पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि अपने सीरत पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनका अभी समय करियर पे ध्यान देना चाहिए। अभी वो विभिन्न प्रकार के पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई वढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे छात्र जिनका जीवन इसी समय भी ख़त्म है, उस छात्र का कुछ नहीं होने वाला एग्ज़ाम में। ठीक है, जो छात्र सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, उन्हीं छात्र को, है ना, सफलता मिलेगी। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी साहब के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जैसी साहब का आँख और कान खराब होने के कारण और चेचे के कारण, शक्ल खराब होने के कारण बहुत ज़्यादा बकवास लगते थे दिखने में, लोग उनसे घृणा करते थे। लेकिन अपनी अवगुण को वह गुण से छुपा दिया। आज हम लोग सब लोग उनको जो जानते हैं उनके गुण से जानते हैं। सुंदरता कोई मायने चीज़ नहीं होता। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर है बच्चा, ये MVVI क्वेश्चन कर सकते हैं या VVI क्वेश्चन कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन आंसर को आप कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसमें वही क्वेश्चन रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है बच्चा, कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों किया? किससे बच्चा? दर्पण से तुलना क्यों किया? इसका आंसर क्या है? देखिए, कवि एक आंख की तुलना दर्पण से करते हुए कहते हैं कि हम इस आँख से ही इस निर्मल संसार को देख पाते हैं और समझ पाते हैं, जो रूपवती लोग अपनी दोनों आँखों से नहीं देख पाते हैं, है ना। तात्पर्य क्या है बच्चा? यहाँ समझने की बात है, समझिए। कवि कहते हैं रूपवान लोग जो होते हैं, है ना, वो दोनों आँखों से दर्पण में अपना सीरत देखते हैं, सुंदर शक्ल देखते हैं, बट उनका एक आँख दर्पण के समान है। इस एक आँख के जरिए वो इस निर्मल संसार को देख पाता है और इस छलकपटी संसार को समझ पाता है, जो कि जिसके पास दोनों आँख रहने पर भी नहीं देख पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। इसलिए लेखक जो है अपनी आँख की तुलना दर्पण से करते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, है ना। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चा? पहले करबक में जैसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। देखिए बच्चे लोग, जैसी साहब का, है ना, चेचक के कारण, बच्चा चेचक के कारण आप देख रहे थे, उसका जो है चेचक के कारण, है ना, उनका जो है बच्चा शक्ल हो गया था रूपहीन। क्या हो गया था? रूपहीन। चेचक के कारण दिखते हैं कि इस मुंह में फुंसी हो जाता है, किसी किसी चेचक के कारण शक्ल पूरी तरह खराब हो जाता है। इसका बायां आँख, है ना, बायां कान दोनों क्या हो गया था? खराब हो गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी वही है कि पहले करबक में जैसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में देना है, कि वो अपने आत्मविश्वास को किस तरह दिखाया वो बताना है हम लोगों को। चलिए इसका आंसर क्या लिखा गया है इसे देखिए। लेखक जानते थे कि समाज में उसके रंग रूप को लेकर काफ़ी निंदा और शिकायत होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका चेहरा चेचे के कारण खराब हो गया था
और बायां आंख और कान चेचे के कारण खराब हो चुका था, मतलब दोनों चीज़ खराब हो चुका था, लेकिन वो अपने आत्मविश्वास को कभी डगमग नहीं होने दिया। उसने कहा कि ईश्वर ने जिस चांद को जन्म दिया, अर्थात जिस चांद को बनाया, उसमें भी दाग है, लेकिन फिर भी वह विश्व को उजाला करता है, और मैं क्यों नहीं करूं? सोने को भी तपाया जाता है, तब जाकर वह चमकदार और कठोर बनता है, तो मैं क्यों नहीं? अर्थात क्या कहना चाहता है लेखक कि बच्चा, भगवान ने जो चांद बनाया, दाग उसमें भी है, उसमें भी क्या है? अवगुण है, ठीक है, उसमें भी क्या बच्चा? अवगुण है, लेकिन वह अपने अवगुण से नहीं जाना जाता, अपने गुण से जाना जाता है। अर्थात चांद को हम लोग, है ना, उनके उजाला अर्थात रोशनी से जानते हैं। उसी प्रकार देखिए बच्चा, जो आप देखते हैं चांदी या सोना, क्या देखते हैं? सोना। सोना जो देखते हैं, है ना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा तपाया जाता है, तब जाकर वह चमकदार और कठोर बनता है। अर्थात इन सभी से वह सीख लेकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाया। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी साहब ने, ठीक। इसलिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, भाव स्पष्ट करिए। देखिए बच्चा, अम्बही मतलब आम, अम्बही मतलब क्या होता है बच्चा? आम, है ना। डाब मतलब उसके अंदर का गुठली, क्या होगा? गुठली। इसका तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन क्या है? समझते हम लोग, थोड़ा समझते हम लोग। जो लम्ही डाब न होई, तो लम्ही सुगंध बसाई न सोई, इसके बारे में क्या लिखा गया है आंसर, उनको समझते हैं। देखिए, उपयुक्त पंक्ति हमारे दिग्गत भाग, जब भी बच्चा भाव स्पष्ट करने के लिए कहे, सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहे, तो उनमें आपको इस पंक्ति का परिचय देना आवश्यक है कि ये किससे लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है और इसके शीर्षक कौन है, इसको अवश्य ही बताया करिए। तो यहाँ पे लिखा गया है, उपयुक्त पंक्ति हमारे दिग्गत भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जैसी साहब है तथा इसके शीर्षक करबक है। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या कहता है कवि, है ना, क्वेश्चन के आंसर क्या है उसको समझते हैं। कवि जैसी साहब का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में अवगुण पाया जाता है। बिल्कुल राइट है ना। जिस प्रकार आम में अवगुण गुठली होता है, लेकिन गुठली ना आए तो आम में सुगंध नहीं आएगी। अर्थात अवगुण व्यक्ति या वस्तु को गुणवान बनाता है। कहता है अवगुण व्यक्ति या वस्तु को क्या बनाता है बच्चा? गुणवान बनाता है। बिल्कुल सही बोला, है ना। जिस प्रकार देखें हम लोग कि आम में जब तक गुठली नहीं आएगा बच्चा, है ना, आम में जब तक गुठली नहीं आता है तब तक आम में सुगंध या आम मीठा नहीं होता है। अर्थात हर एक अवगुण के पीछे गुण छुपा होता है। इस पंक्ति का यही अर्थ निकलता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ये चौथा क्वेश्चन है, हमको लगा पांचवा भी क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है? कवि के रक्त के लय का क्या अर्थ है? तो समझते हैं रक्त के लय का अर्थ। कवि ने जो करबक का रचना किया, यह कविता वह अपने खून पसीना और रक्त के लय से जोड़ जोड़ के किया, ताकि वह रहे ना रहे, इस जग में उसकी कीर्ति हमेशा रहे और लोग इससे उनको जाने। बिल्कुल सही, ठीक है। अर्थात कवि के रक्त के लय का तात्पर्य है बच्चा, कवि जो अपनी कविता की रचना किया है ना, रचना किया है, वह किससे किया है? अपने खून पसीना और रक्त के लय से जोड़ जोड़ कर किया है, ताकि वह रहे, इस संसार में ना रहे, लेकिन उसकी कीर्ति हमेशा रहे और लोग इससे उनको जाने। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है, कवि मलिक मोहम्मद जैसी साहब कि दूसरे करबक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करिए। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन बच्चा, मोस्ट VVI है, ये एग्जाम में आना ही आना होता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन। चलो देखिए, क्वेश्चन का आंसर क्या है कि दूसरे करबक में भाव सौंदर्य स्पष्ट करना हम लोग को दूसरे करबक का। तो क्या कहता है कवि? कभी दूसरे करबक के माध्यम से, या करबक होना चाहिए, करबक के माध्यम से अपने आप को इस जगत में जीवित रखने का प्रयास किया है। बिल्कुल राइट, है ना, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका यह नश्वर शरीर एक ना एक दिन अवश्य छोड़कर चली जाएगी। बिल्कुल, है ना। फुल स्टॉप होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहा है, जितने भी महानतम व्यक्ति थे उन्हें उनकी कृतियों द्वारा ही जाना जाता है ना। इसलिए यह
भी चाहते थे लोग इसे इस कविता के माध्यम से जाने और उनका गुणगान करें। अर्थात बच्चे यहाँ पे क्या है, थोड़ा समझने की बात है। देखिए, दूसरे करबक में जो है ना, लेखक अपने आप को जीवित रखने का प्रयास किया है। वह जीवित किस तरह रखने का प्रयास किया है? अपनी कृतियों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? अपनी कृतियों के द्वारा जीवित रहना प्रयास किया है, क्योंकि वो जानते थे कि वो एक ना एक दिन तो मर ही जाएंगे, है ना। यहाँ पे दुनिया में कितने भी महान से महान व्यक्ति जन्म लिए, जैसे आपने इस कविता के माध्यम से देखा था, रतन सेन था, पद्मावती थी, है ना। ये सभी महानतम लोग थे। ये लोग मर के चले गए, लेकिन हम लोग आज उनके बारे में कैसे जानते हैं? इनकी कृतियों के माध्यम से, इनकी कृतियों के माध्यम से। लेखक वही उसी तरह अपने आप को भी जानना चाहते हैं। ये भी अपनी कृतियों के माध्यम से अपने आप को जानना अपने आप को बताना चाहते हैं इस जग में, है ना। चलिए, क्वेश्चन आंसर हो गया इसका। अब अगर बढ़ते हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन। ये लगता है लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे ना बासु। चलिए, इसका भी 100% व्याख्या करना होगा। तो व्याख्या में क्या होता है बच्चा? आपको पहले उसका परिचय देना होगा। ये पंक्ति किससे लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा इसका शीर्षक कौन है, अवश्य बताना होगा। तो यहाँ पर भी लिखा गया वही है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिग्गत भाग 2 से लिया गया है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जैसी साहब है तथा इसके शीर्षक करबक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या है? जो सो धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे ना बासु। चलिए, इसका आंसर क्या है, पढ़ते हैं। कवि जैसी साहब कहते हैं कि इस जगत में एक से एक महान लोग जन्म लिए, पर कोई इस जगत में जीवित नहीं बचा, लेकिन उसकी कृतियाँ से ही उसके बारे में पता चलता है। उसी प्रकार फूल टूटकर गिर जाता है, मर जाता है, लेकिन हमेशा सुगंध उसे जिंदा रखता है। यहाँ होना चाहिए रखता है, जिंदा रखता है। तात्पर्य बच्चा यहाँ पे क्या है ना, इसका बिल्कुल अर्थ सही है ना। क्या है क्वेश्चन कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। अर्थात लोग मर के मिट जाते हैं, है ना, लेकिन उसका सुगंध हमेशा जिंदा रहता है। यहाँ पर उसका आंसर, परफेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, अब लास्ट का द एंड है ना, खत्म हो गया बच्चा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें उससे कमेंट करके बताइए, तथा यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसका क्वेश्चन आंसर यही है, काफ़ी आसान भाषा में दिया गया है बच्चा, आप समझ लीजिएगा, हाँ ना। समझ के अपने एग्जाम में लिख लीजिएगा। इसको हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, है ना। आप हम लोग अगले क्लास में इसके दूसरे वाला क्वेश्चन आंसर करबक के बाद जो दूसरा पंक्ति है ना, उसका भी क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तब तक लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।